ये है पिट आइलैंड, जो चारों ओर से पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। उसी पैसिफिक ओशन में साल 2016 के दौरान डाइविंग करते हुए एक व्यक्ति ने कुछ अजीब देखा। इसका आकार सिलेंड्रिकल था और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल से बना हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी ना कि इस स्ट्रक्चर के आसपास का पानी उबल रहा था, वो भी समुद्र की गहराइयों में। मानो इस मेटल कंटेनर के अंदर कुछ ऐसा था जो जल रहा हो। अब जैसे ही वो डाइवर इसके और पास गया, उसकी नजर इस पर लिखे 2 शब्दों पर पड़ी, मार्क 4। और ये देखकर वो घबरा गया, क्योंकि ये नाम था साल 1950 के अमेरिका में बने वन ऑफ द बिगेस्ट परमाणु बम का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये परमाणु बम समुद्र की इन गहराइयों में कैसे पहुंचा और क्यों अमेरिका ने इसे लेकर दुनिया से झूठ बोला। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, वैसे ही आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ सकते हो। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। 14 फरवरी आधी रात का समय, अमेरिका के आसमान में एक तेज ब्लास्ट होता है। कई किलोमीटर्स तक इसकी आवाज सुनी जाती है और लोगों के घर तक हिलने लगते हैं। जब लोग आसमान की ओर देखते हैं ना, तो उन्हें एक अजीब सा मशरूम क्लाउड दिखाई देता है, क्योंकि ये कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, बल्कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका था। पर ये सब हुआ कैसे, ये समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना पड़ेगा। तो 14 फरवरी 1950 रात के 2 बजे अलास्का की आइलसन एयरफोर्स बेस का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। रात के इस अंधेरे में अचानक एक भारी इंजन की आवाज आती है। ये था कॉन्वेयर B-36B पीस मेकर, दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बर एयरक्राफ्ट, जो उस समय अमेरिका के ऊपर कनाडा की सीमा के पास उड़ रहा था, इस बात से अनजान कि ये उसकी आखिरी उड़ान होने वाली है। इस प्लेन में 17 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन इनके साथ इसमें एक खतरनाक कार्गो भी था, कोल्ड वॉर के सबसे बड़े डर का हिस्सा, मार्क 4 न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे हिरोशिमा में मचाई गई अमेरिकी परमाणु तबाही के बाद डेवलप किया गया था। लगभग 5000 किलो वजनी ये मार्क 4 न्यूक्लियर बॉम्ब इतना ताकतवर था कि अगर इसे आज के इस्लामाबाद पर गिराया जाए तो ये तुरंत 64,000 लोगों की जान ले सकता है और इसमें लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। साथ ही साथ इसका असर 42 किलोमीटर की रेडियस तक हो सकता है और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स 1000 किलोमीटर तक फैल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विंड डायरेक्शन। अब जरा सोचिए इतना, और सिर्फ यही नहीं, इस अनइमेजिनेबल तबाही लाने वाले बॉम्ब के अलावा इस प्लेन में 5000 पाउंड TNT और रेडियो एक्टिव नेचुरल यूरेनियम भी मौजूद था। अब इमेजिन करो, ऐसा तबाही से भरा प्लेन अगर आपके देश पर उड़ रहा हो तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? वेल, प्लेन का क्रैश होना, और B-36 के साथ यही हुआ। इस फ्लाइट का मकसद था एक सिम्युलेटेड न्यूक्लियर सिचुएशन में बॉम्ब को सेफली कैरी और हैंडल करना, बिना किसी एक्चुअल ब्लास्ट के। प्लान ये था कि प्लेन अलास्का से उड़कर ब्रिटिश कोलंबिया के कोस्टल इलाकों से होता हुआ टेक्सास के कार्सवेल एयरफोर्स तक जाएगा। टेक ऑफ स्मूथ था, लेकिन 7 घंटे बाद सब कुछ बदल जाता है। उड़ते हुए इस भारी भरकम प्लेन के 3 इंजन एक एक करके बंद हो जाते हैं। चौथे इंजन से आग की लपट उठने लगती है। अब ये एयरक्राफ्ट खुद एक उड़ता हुआ टाइम बॉम्ब बन चुका था। क्रू को अंदाजा हो गया था कि अगर जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स ने एक एक करके पैराशूट से कूदना शुरू कर दिया। अंधेरी रात, बर्फीले पहाड़ और पानी से भरे इलाकों के बीच जब रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स को इस हादसे की खबर मिली, तो तुरंत एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया, जिसे ऑपरेशन ब्रिक्स नाम दिया गया। 17 में से 12 क्रू मेंबर्स को सही सलामत बचा लिया गया, लेकिन 5 लोग कभी भी नहीं मिल पाए। उनमें से सबसे अहम नाम था कैप्टन थियोडर श्रायर, जो उस बॉम्ब की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। अब यहीं से ये कहानी और पेचीदा हो जाती है। कहा जाता है कि जब कंफर्म हो गया कि प्लेन सेफली लैंड नहीं हो सकता, तो कॉकपिट से एक अर्जेंट कमांड आया, बम को बाहर फेंक दो। जिसके बाद इस शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्ब को समुद्र के ऊपर गिरा दिया गया, जो जल्दी ही अंधेरे में गायब होकर पैसिफिक ओशन के एक अनजान लोकेशन में कहीं डूब गया।
कुछ क्रू मेंबर्स ने यह दावा किया कि उन्होंने नीचे एक बड़ा सा आग का गोला बनते हुए देखा था, लेकिन उस समय क्योंकि ये कनाडा के काफी करीब था, तो अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब सच में फटा होता ना, तो कनाडा का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ सकता था। इसके अलावा अगर ये पानी में गिरने के बाद भी एक्सप्लोड होता तो इसकी ताकत से इतनी बड़ी सुनामी बनती कि वो पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तबाही मचा देती। बट इन दोनों में से ही कुछ नहीं हुआ था, यानी इसके चांसेस बहुत ज्यादा थे कि इसे समंदर में ही गिराया गया था। लेकिन कहां और क्या ये आज भी वहीं मौजूद है? इस हादसे के दौरान बॉम्ब के साथ ये B-36 प्लेन भी समुद्र की गहराई में खो जाता है, वो भी 5 लोगों के साथ। पर क्या सच में? क्योंकि इस हादसे के कुछ ही साल बाद इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक दूसरे क्रैश्ड प्लेन में सर्वाइवर्स के रेस्क्यू के दौरान उन्हें कनाडा की बर्फीले माउंट क्लोगेट की चोटियों में कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उस पर लिखा था B-36, वही प्लेन का नाम जो साल 1950 में उस मार्क 4 न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर उड़ रहा था और अमेरिकी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बॉम्ब के साथ पैसिफिक ओशन में डूब चुका था। पर शायद अमेरिका ने दुनिया से इस खतरनाक परमाणु बम का सच छुपाया था, जो अब कैनेडियन सरकार के सामने आ चुकी थी। देखो, अमेरिका और कनाडा दोनों ने मान लिया था कि कॉन्वेयर B-36B समुद्र में क्रैश हो गया है और मार्क 4 बॉम्ब को फ्लाइट के दौरान सेफ तरीके से डीएक्टिवेट करते हुए समुद्र में डुबा दिया गया है। 5 जो क्रू मेंबर्स लापता थे, उनके बारे में यही माना गया था कि उन्होंने शायद समय से पहले जंप किया होगा और नॉर्थ पैसिफिक के ठंडे समुद्र में डूब गए होंगे। लेकिन अगस्त 1953 में इस थियरी को एक चमकते हुए मेटल के टुकड़े ने बदल दिया। ब्रिटिश कोलंबिया के स्मिदर्स इलाके में रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स की एक रेस्क्यू टीम जब एक सिविलियन प्लेन की तलाश में निकली थी, तभी उन्होंने माउंट कोलोगेट की बर्फीली चोटी पर कुछ चमकता हुआ देखा, जो सनलाइट में रिफ्लेक्ट हो रहा था, और वही था B-36, जिसे सबने 3 साल पहले समुद्र में खोया हुआ मान लिया था। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात यह थी ना कि ये जगह फ्लाइट पैथ के ठीक उल्टी थी। प्लेन को तो साउथ वेस्ट की तरफ भेजा गया था, फिर ये नॉर्थ ईस्ट कनाडा में कैसे क्रैश हुआ? क्या ऑटो पायलट में कोई गड़बड़ी थी, या फिर अमेरिका कैनेडियन सरकार और दुनिया से कुछ छुपा रहा था? और क्या उस वक्त प्लेन के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब को भी कनाडा के पहाड़ियों में गिरा दिया गया था? अब इस बात पर शक इसीलिए भी और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जैसे ही अमेरिका को ये पता चला कि इस प्लेन को पहाड़ियों में देखा गया है, उन्होंने तुरंत 1953 में इस क्रैश साइट की ओर अपनी एक टीम को रवाना कर दिया। लेकिन स्नोफॉल और मुश्किल टेरेन की वजह से मिशन अधूरा रह गया। फिर अगली गर्मी यानी अगस्त 1954 में अमेरिका ने एक और टीम भेजी, इस बार एक लोकल गाइड के साथ। और जब टीम वहां पर पहुंची जहां माउंट कोलोगेट की स्लोप पर प्लेन की टूटी हुई क्रैश बॉडी पड़ी थी, जो रैकेज मिला वो कोई रैंडम क्रैश जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि विंग्स इंटैक्ट थे, इंजन बिखरे नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन ने जानबूझकर एक कंट्रोल्ड लैंडिंग की हो। कोई वायलेंट क्रैश नहीं, बल्कि कुछ प्लान किया हुआ लैंडिंग। यूएस एयरफोर्स की टीम ने वहां से सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स रिकवर किए, रडार सिस्टम, एवियोनिक्स, इनक्रिप्टेड नेविगेशन मॉड्यूल्स, साथ ही साथ साइट का रेडिएशन लेवल भी चेक किया गया। लेकिन अब पूरी दुनिया के मन में बस एक ही सवाल था, अगर बॉम्ब को कैरी करने वाला प्लेन समुद्र की जगह यहाँ पर क्रैश हुआ था, तो उसमें मौजूद मार्क 4 न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ गिराया गया था? क्या वो समुद्र में है या कनाडा की इन बर्फीली पहाड़ियों में कहीं छिपा है? तो साल 1954 में जब यूएस एयरफोर्स की दूसरी टीम उस क्रैश साइट पर पहुंची, तो उन्होंने सिर्फ रैकेज की जांच नहीं की, उन्होंने वहां एक पूरा प्रिसेप्शन मैनेज करने वाले प्रोटोकॉल शुरू किया। खुले में दिखते सारे इंजन पार्ट्स, पैनल्स और टेक को एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया गया। क्यों? ताकि कोई भी आम इंसान वहां पर जाकर कुछ ना देख पाए, या फिर इसीलिए क्योंकि उस मलबे में कुछ ऐसा था जिसे अमेरिका दुनिया से छुपाना चाहता था। अब जिस लोकल गाइड ने उन्हें वहां तक पहुंचाया था ना, उससे भी सीक्रेसी एग्रीमेंट साइन करवाया गया। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये रही कि उस इलाके के नागरिकों को कभी भी ये नहीं बताया गया कि उनके आसपास कोई पोटेंशियली रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट गिरा था। माउंट कोलोगेट का नाम तक अगले 40 सालों तक कहीं भी सुनाई नहीं दिया। साल 1997 में एक पुराने सर्वेयर ने, जिसने 1956 में उस रैकेज को देखा था, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कनाडा सरकार और एक अमेरिकी टीम को दी। कनाडा की टीम ने वहां जाकर जांच की और रेडिएशन लेवल्स को नॉर्मल बताया। लेकिन जो अमेरिकन टीम वहां पर गई थी ना, उसने कभी कोई पब्लिक रिपोर्ट जारी नहीं की। इसके अगले साल एक और चीज मिली, एक लेड लाइन केसिंग, जिसे बर्ड केज कहा जाता है, यानी वो कंटेनर जिसमें प्लूटोनियम कोर रखा जाता है। लेकिन वो केसिंग खाली थी
और यहीं से कॉन्स्पिरेसी थियरीज फिर से शुरू हो जाती है। अगर बर्ड केज वहां पर था तो क्या ये पॉसिबल है कि प्लूटोनियम कोर भी वहां पर था और अब भी वहां पर है? और यहीं से एक नई स्टोरी सामने आने लगी। ब्रिटिश कोलंबिया के पिट आइलैंड के पास एक डाइवर ने समुद्र के नीचे एक बड़ी सी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को देखा था। नीचे गोल बेस, ऊपर फ्लैट डिस्क जैसा स्ट्रक्चर। उसकी शेप काफी हद तक मार्क 4 बॉम्ब जैसी थी, लेकिन पिट आइलैंड प्लेन के रूट में नहीं आता था। तो क्या सच में मार्क 4 उसी रात समुद्र में गिराया गया था? और क्या समुद्र में मिला वो मिस्टीरियस स्ट्रक्चर मार्क 4 न्यूक्लियर बॉम्ब ही था? तो साल 1950 का दशक, वो समय जब पूरी दुनिया दो महाशक्तियों के बीच एक अनदेखे और ठंडे युद्ध में फंसी हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ तेज हो चुकी थी। इसी दौर में अमेरिकी वायुसेना ने एक नया कोड नेम इस्तेमाल करना शुरू किया, ब्रोकन एरो। इसका मतलब था ऐसा कोई सैन्य हादसा जिसमें कोई न्यूक्लियर हथियार शामिल हो। 14 फरवरी 1950 को B-36 एयरक्राफ्ट के साथ जो हुआ वो इस शब्द का पहला डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल बना। लेकिन ये अकेला ऐसा मामला नहीं था। उसी साल अप्रैल में न्यू मैक्सिको में एक B-29 टेक ऑफ के वक्त क्रैश हो गया था, जिसमें भी एक मार्क 4 बॉम्ब था। प्लूटोनियम कोर तो नहीं था, लेकिन उसमें TNT था। फिर जुलाई में ओहायो में एक और बॉम्बर क्रैश हुआ था। अगस्त में कैलिफोर्निया के सुइसुन एयरबेस पर एक B-29 जलकर राख हो गया था, जिसमें 19 लोग मारे गए थे। और नवंबर में क्वेबेक के ऊपर एक B-50 का इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी में बॉम्ब गिराना पड़ा, जो हवा में ही ब्लास्ट कर गया। यानी सिर्फ 1950 में ही 5 ऐसे हादसे हुए थे जिनमें मार्क 4 बॉम्ब्स शामिल थे। अब यूएस एयरफोर्स ने इन किसी भी इंसिडेंट को न्यूक्लियर थ्रेट नहीं माना। हर बार यही बताया कि बम में प्लूटोनियम कोर नहीं था, बस कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स थे। लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? इतने सारे न्यूक्लियर मिशन उसी साल हादसों का शिकार हो गए। B-36 की कहानी सबसे अजीब थी, क्योंकि वो प्लेन साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में भेजा गया था, लेकिन क्रैश नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। साल 2003 में मिलिट्री हिस्टोरियन जॉन क्लियरवाटर ने माउंट कोलोगेट जाकर उस क्रैश साइट को इंस्पेक्ट किया। उन्होंने देखा कि बॉम्ब बे का वो हिस्सा जिससे बम लटकाया जाता है अब भी पूरी तरह इंटैक्ट था। ना उसमें कोई जलने का निशान था, ना ही कोई डैमेज, जैसे बॉम्ब क्रैश से पहले ही निकाल लिया गया हो। कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा हथियार शायद न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बल्कि सीक्रेसी था। साल 1963 तक कनाडा के पास यह अधिकार भी नहीं था कि अगर इसके इलाके में कोई फॉरेन न्यूक्लियर डिवाइस गिर जाए तो उसे इन्वेस्टिगेशन की अनुमति मिले। यही कारण था कि ऐसे हादसे, जिन्हें आज हम ब्रोकन एरो कहते हैं, दशकों तक क्लासिफाइड रहे। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एडिट कर दी गई, रडार लॉग्स गायब कर दिए गए और क्रैश साइट्स को साफ करने के लिए धमाके किए गए। इसी बीच दूसरी तरफ यूएसएसआर भी पीछे नहीं था। वहां भी न्यूक्लियर सबमरीन्स के रिएक्टर फेल हुए, आर्कटिक में टॉर्पीडोज गायब हुए और आखिरकार चेरनोबिल जैसी भयावह घटना हुई। दोनों देशों का मकसद एक ही था, अपनी टेक्नोलॉजिकल इमेज को टूटने से बचाना। 2016 में पिट आइलैंड के पास जब एक डाइवर को समुद्र के नीचे एक बड़ी सिलेंड्रिकल मेटालिक चीज मिली, जिसके नीचे गोल बेस, ऊपर फ्लैट सरफेस और बीच में एक होल जैसी बनावट थी, पूरी मीडिया में खबरें चलने लगी कि क्या यही वो मार्क 4 है जो साल 1950 में गिराया गया था। जब इस जगह के बारे में दुनिया को पता चला तो तुरंत कनाडा की रॉयल नेवी ने वहां पर जाकर इस न्यूक्लियर बॉम्ब को समुद्र से निकालने की कोशिश की, जिसके लिए स्पेशल डाइविंग मिशन चलाया गया और शायद उन्हें वो परमाणु बम वहां मिल भी गया। लेकिन बाद में उनकी तरफ से एक बयान आया कि ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, जिस पर आज भी बहुत से लोग शक करते हैं। उनका मानना था कि कनाडा ने सीक्रेटली अमेरिका के साथ मिलकर इस बॉम्ब को निकाल लिया था और इंटरनेशनल बदनामी से बचने के लिए बाद में ये बयान बना दिया कि वो बॉम्ब नहीं कुछ और ही था। फिर भी अगर हम उनकी बातों को सही माने और मान ले कि समुद्र में मिला वो मिस्टीरियस सिलेंडर साल 1950 में खोया मार्क 4 न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर मार्क 4 गया कहाँ? अमेरिका की ऑफिशियल लाइन अब भी यही है कि बम में प्लूटोनियम था ही नहीं, उसमें TNT और यूरेनियम था और उसे हवा में ही फेंक कर ब्लास्ट किया गया था। क्योंकि अमेरिकन हिस्टोरियंस के मुताबिक साल 1950 तक सभी रियल कोर्स सिर्फ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास ही रहते थे और उन्हें कैरी करने के लिए सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत होती थी। पर अगर बम में कोर नहीं था तो फिर इतनी सीक्रेसी क्यों? अगर ये सिर्फ सिमुलेशन था तो फिर रैकेज को क्लीन अप करने में इतनी अर्जेंसी क्यों दिखाई गई? और अगर कैप्टन श्रायर सच में आखिरी पल तक प्लेन को उड़ाता रहा तो उसने सी की डायरेक्शन छोड़कर पहाड़ों की तरफ प्लेन को क्यों मोड़ा? ये सब सवाल आज भी वैसा का वैसा ही है, जिन्हें शायद अमेरिका सवाल ही बने रहना देना चाहता है। पहले तो इस घटना से जुड़ा बस एक ही सवाल था कि आखिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब समुद्र में कहाँ गिरा, लेकिन अब डर है कि कहीं वो कनाडा की इन पहाड़ियों में तो नहीं गिरा, क्योंकि अगर
अगर ऐसा है तो ये परमाणु बम किसी भी टाइम बॉम्ब की तरह अब भी वहां पर मौजूद है और किसी भी पल फट सकता है। अब आपको क्या लगता है, कौन सी बात सच है, इस खतरनाक बॉम्ब के आसमान में फेंके जाने की, समुद्र में खोने की, या कनाडा की पहाड़ियों में दबे होने की? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि ऐसे इंसान के बारे में जो अकेला, सिर्फ अकेला एक सबमरीन में, जो कि समुद्र में कई हजारों फीट नीचे दबी हुई थी, उसमें अकेला जिंदा बच गया था। लेकिन फिर वो वहां से कैसे निकलता है और कैसे दुनिया के सामने वो अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करता है, और आखिर उसकी इस स्टोरी में कितनी सच्चाई थी, इस पूरे कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।